मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। एक निश्चित ताप पर बंद पात्र में किसी द्रव के वाष्पन तथा संघनन की क्रिया की साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। इस परिभाषा को समझिए बच्चों। देखिए, मैंने कोई एक पात्र लिया है, एक कंटेनर है हमारे पास में, एक पात्र है और इसमें हमने कोई द्रव ले रखा है ना। हम जानते हैं कि द्रव के जो अणु हैं, जो अणु सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं, इन अणुओं के द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण की क्रिया का कैसे होती है ये देखिए। हम जानते हैं कि ये जो द्रव है यह विभिन्न अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर के बना है और इन परमाणुओं की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण ये एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और इन टक्कर मारने के कारण अणुओं की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो इस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। वह जिस अवस्था में बाहर निकलते हैं उसे हम बोलते हैं वाष्प अवस्था, यानी द्रव से यह अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो मैंने पात्र लिया था ये खुला पात्र था। ये खुला पात्र है तो वाष्प के जो अणु हैं वह इस पात्र को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, इस वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे। लेकिन इसी जगह अगर मैंने कोई बंद पात्र लिया होता, ये देखिए मैंने पात्र को बंद कर दिया। अब इस द्रव के सतह पर जो सरफेस पर जो अणु हैं ये इस ऊर्जा को प्राप्त करके वाष्प में बदल जाएंगे। तो ये जो वाष्प है यह इस पात्र की दीवारों से टकराएगी, यहाँ आकर के ठंडी होगी और जब ये वाष्प के अणु यहाँ आकर के ठंडी होंगे तो यहाँ पर एक क्रिया होगी जिसे हम कहते हैं संघनन, है ना। तो वाष्प के अणु यहाँ से तो वाष्प अवस्था में बदले और यहाँ से संघनन यानी वाष्पन और संघनन ये दोनों की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इस वाष्पन और संघनन ये क्रिया कुछ इस तरह से शुरू हो जाती है कि वाष्पन से संघनन से जो अणु है वो फिर से द्रव में बदल जाते हैं और फिर से उसमें चले जाते हैं, फिर से उसमें चले जाएंगे तो फिर से वो वाष्प में बदलेंगे, वाष्प से संघनन, संघनन से वाष्पन, ये क्रिया चलती रहेगी। इस चिन्ह को हम कहते हैं साम्यावस्था का चिन्ह। ये देखिए, आधा तीर का निशान इस दिशा में, आधा तीर का निशान इस दिशा में। तो ये जो साम्यावस्था कि इस स्थिति में वाष्प के अणुओं के द्वारा इस द्रव की सतह पर जो भी दाब डाला जाता है उसी दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके लिए पात्र का बंद होना ज़रूरी है। पात्र खुला होगा तो वाष्प दाब हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ वाष्पन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया नहीं होगी। जबकि वाष्प दाब निकालने के लिए संघनन की क्रिया होना ज़रूरी है। आगे ही पढ़ते हैं बच्चों। आगे का हमारा टॉपिक है द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन यानी हमने एक घटक लिया है और उसमें दूसरा एक घटक और मिलाया है जिसकी प्रावस्था भी द्रव है। देखिए क्या है कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, ये P के ऊपर जो छोटा सा मैंने गोला बनाया है तो इस P को बोलते हैं P0, तथा विलयन का वाष्प दाब P है तो वाष्प दाब में अवनमन P0 - P। इस चीज़ को ऐसे समझिए बच्चों, मैंने दो घटक ले लिए हैं, है ना। सपोज़ मैंने जो विलयन बनाया है उसमें दो घटक मिलाए हैं, A और B। जो A है वो विलायक को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो B है वह विलय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A और B को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो सरफेस पर अणु होंगे उसमें सिर्फ A ही नहीं होगा, उसमें कुछ अणु B के भी उपस्थित होंगे, यानी विलय के भी उपस्थित होंगे, है ना। और अगर हमने बोल दिया कि जो B है वह अवाष्पशील है, अवाष्पशील का अर्थ है कि इसकी वाष्प बनेगी ही नहीं, है ना। तो ये जो मैंने B के घटक बीच बीच में बनाए हैं इनकी वाष्प बनेगी ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जगह तो घेर ली, सरफेस पर, सतह पर B के अणुओं ने जगह तो घेर ली। अब जगह तो घेर ली लेकिन ये वाष्प नहीं बनाएंगे, तो वाष्प तो सिर्फ A के अणुओं की ही बनेगी। तो A के अणुओं के द्वारा ही वापस से संघनन की क्रिया होगी और इस सतह पर दाब डाला जाएगा। यानी जब शुद्ध अवस्था में हमारे पास A था तो इसका जो वाष्प दाब था P0, है ना।
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हमने पी नॉट बोला, तो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था पी नॉट, अब यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा जब सिर्फ ए के अणुओं के द्वारा ही वाष्प दाब होगा, बी के अणुओं के नहीं, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा इस विलयन का वाष्प दाब वो इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में जो हमारा विलायक था उसका वाष्प दाब, और पी है जब उसमें हमने कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया। तो इसका जो पी नॉट माइनस पी आता है वो है वाष्प दाब में अवनमन। अब आगे देखिए बच्चों, राउले का नियम, इसे हम राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं, राउल्ट का नियम भी कहते हैं। ये जो नियम है ये हमने दो कंडीशंस पे बनाया है। दोनों के लिए नियम को हम अलग अलग लिखेंगे। पहली कंडीशन है कि यदि जो विलयन है वह वाष्पशील विलय एवं विलायक दोनों घटकों से निर्मित हुआ है, यानी जो विलयन है वह विलय और विलायक से बना है। और फर्स्ट कंडीशन है कि विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। माना कि विलयन में ए और बी दो वाष्पशील अवयव हैं जिनके आंशिक दाब क्रमशः पी ए और पी बी हैं तथा इनकी मोल भिन्न क्रमशः एक्स ए व एक्स बी है, तो राउल्ट के नियमानुसार पी ए इज़ प्रपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज़ प्रपोर्शनल टू एक्स बी। बच्चों, जब आपको वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक से निर्मित विलयन के लिए राउल्ट का नियम पूछे तो आपको ये नियम यहाँ से लिखना है और सिर्फ यहीं तक लिखना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। अब इस नियम को आप समझिए कि क्या हो रहा है। देखो, मैंने विलयन बनाया है जिसमें ए और बी दो अवयव है, वाष्पशील अवयव है, एक विलय है और एक विलायक है, ठीक है। दोनों की ही वाष्प बनती है। देखिए, तो सतह पर ए और बी दोनों ही आ जाएंगे और इन दोनों की ही वाष्प बन रही है, तो इनके ही वाष्प के अणु ऊपर जाएंगे, संगनित होंगे और इस द्रव की सतह पर दाब डालेंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस ए के अणुओं के द्वारा कितना दाब डाला गया, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम ए के अणुओं के द्वारा डाले गए दाब को समानुपाती करेंगे किससे, कि ए की मात्रा कितनी है इस विलयन के अंदर। और हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में उसके घटक के जो अंश होते हैं उसे हम मोल अंश या मोल भिन्न से परिभाषित करते हैं। तो ए के घटक की जो मोल भिन्न है वो होगी एक्स ए और बी के घटक की मोल भिन्न होगी एक्स बी। तो हमसे पूछा जाए कि ए का जो वाष्प दाब है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे जो पी ए है, पी ए मीन्स इस विलयन में जिसमें ए और बी दोनों मिक्स हैं, इसमें ए का जो वाष्प दाब है पी ए वो समानुपाती होगा एक्स ए यानी ए के मोल भिन्न के, और पी बी का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा एक्स बी यानी बी के मोल भिन्न के। तो राउल्ट का नियम सिर्फ यहाँ से यहीं तक था। इससे आगे हम कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं जो इस पाठ को आगे पढ़ने में हमारे काम आएंगे। तो देखिए, पी ए बराबर समानुपाती के चिन्ह को बराबर किया तो मैंने कांस्टेंट लगाया के एक्स ए, ये समीकरण 1 नाम दिया। अब बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी विलयन जिसमें अलग अलग घटक होते हैं, जैसे ए और बी दो घटक है, तो दोनों की मोल भिन्न का योग हमेशा 1 ही आता है। अगर विलयन में सिर्फ एक ही अवयव है, अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब हम एक कंडीशन सोच रहे हैं कि हमारा जो विलयन है वो बी नहीं होता, उसमें सिर्फ ए होता, सिर्फ प्योर ए होता, तो वहाँ पे एक्स बी तो होता ही नहीं, एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ ए होता तो टोटल मोल भिन्न किसका होता, एक्स ए का इज इक्वल टू 1 हो जाता। तो ऐसी स्थिति में एक्स ए का मान आया 1, तो मैंने ये एक्स ए की जगह पे रखा 1, तो पी ए इज इक्वल टू के इंटू 1। ओके, हम जानते हैं कि पी ए बराबर पी ए नॉट हो जाएगा। कब? जब एक्स बी 0 हो गया, बी है ही नहीं, सिर्फ ए ही है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में उसे हम क्या लिखेंगे, पी ए नॉट, क्योंकि ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए नॉट होगा, है ना। तो पी ए नॉट इज इक्वल टू के, क्योंकि पी ए बराबर पी ए नॉट, तो मैंने इस समीकरण में पी ए की जगह पे पी ए नॉट रखा है, तो पी ए नॉट बराबर के, और एक्स ए तो 1 हो चुका है, तो समीकरण 1 से ये पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, के। अब देखिए इस के का जो मान पी ए नॉट आया, इस मान को मैं अब फिर से इस समीकरण में रखूँगी, यानी के की जगह में क्या रखूँगी, पी ए नॉट, और एक्स ए की जगह पे हम ऑलरेडी रख चुके हैं क्या, 1। तो अब हमारा समीकरण बनेगा पी ए नॉट एक्स ए, के की जगह पे पी ए नॉट रखा है और ये एक्स ए। इसी तरह
पी बी के लिए हम निकालेंगे तो पी बी नॉट एक्स बी, तो पी ए नॉट व पी बी नॉट क्या है, ए और बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हैं। तो विलयन का वाष्प दाब P बराबर हो जाएगा, मतलब विलयन जिसमें A और B दोनों घटक हैं, तो उसका जो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, A का आंशिक दाब PA और B का आंशिक दाब PB। ये आंशिक दाब हैं दोनों के। जब हम विलयन में दो घटकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाया है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। उस नियम से हमने लगाया है P बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का कुल दाब PA प्लस PB, यानी जो भी घटक है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर। अब हमारे पास में समीकरण में P और PB के मान हैं, वो हमने रखा, तो P बराबर आ गया PA नॉट XA, इसकी जगह पे रखा ये वाला मान PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ओके, हम जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1, सो XA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस XB। अब इस XA की जगह पे मैंने ये वाला मान रखा, तो समीकरण मिला P बराबर PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। PA नॉट को इस कोष्ठक को खोला तो 1 से और XB दोनों से गुणा किया, तो PA नॉट का 1 से गुणा हुआ PA नॉट माइनस PA नॉट XB, ये आ गया प्लस PB नॉट XB। अब देखिए हमने इस XB और इस XB में से XB को क्या करा, बाहर कॉमन ले लिया। ये प्लस 2 माइनस से मिलकर के बना है ना, तो एक माइनस का XB बाहर लिया, वो इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, सो माइनस माइनस प्लस XB। PA नॉट यहाँ गया इस PB के पास, तो PB नॉट माइनस PA नॉट। अब देखिए ये बहुत एक समझने वाला समीकरण है। इस समीकरण में लिखा है कि जो विलयन का कुल दाब होता है P, वो PA नॉट प्लस XB PB नॉट माइनस PA नॉट इसके बराबर है। अब आपको एक बात बताऊं प्यारे बच्चों कि ये जो PA नॉट PB नॉट PA नॉट ये जो वैल्यूज़ हैं, ये शुद्ध अवस्था में किसी भी घटक के वाष्प दाब हैं, और शुद्ध अवस्था में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होता है, कंडीशन है निश्चित ताप पर। निश्चित ताप पर शुद्ध अवस्था में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होता है उसका मान प्रायोगिक रूप से बिल्कुल फिक्स होता है, एकदम निश्चित होता है। तो विलयन का जो कुल दाब है P, वह इस XB के ऊपर निर्भर करेगा, यानी ये जो XB के ऊपर इस विलयन का जो कुल दाब है वह इस XA और इस XB का रेखीय फलन माना जाता है, क्योंकि PA नॉट PB नॉट PA नॉट ये सब तो निश्चित मान है। इसी को लेकर हमने एक ग्राफ बनाया है। देखिए इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये अभी 0 पर है, और यहाँ जो उच्चष्ट मान है दैट इज़ PA नॉट, ये यहाँ पर है। तो PA नॉट अगर यहाँ पर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर XA का जो वैल्यू है दैट इज़ 1 और XB का मान क्या है 0। तो PA नॉट यहाँ पर है ऊपर, इसीलिए XA बराबर हमने 1 माना। अब देखिए ये PA नॉट जो है वो कम होकर के यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ पर XA क्या हो गया 0। ओके, अब देखिए ये नीचे था, ये किसका मान है, ये B का मान है ना। तो ये B के लिए जब हमने मोल भिन्न देखा तो 0 है अभी। अब B की मोल भिन्न 0 है यहाँ पर, तो PB भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये B का मान बढ़ा, यानी B घटक की जो मोल भिन्न थी वो बढ़ी, तो ये PB नॉट आ गया। जब PB नॉट यहाँ पे पूरा है तो देखिए X यहाँ पर जो PA नॉट था वो 0 पहुँच गया है, तो XB इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, सो इट इज़ PB नॉट। हम जानते हैं PB बराबर PB नॉट XB एंड PA बराबर PA नॉट XA, यानी PA नॉट PB नॉट तो फिक्स्ड है, यानी XA और XB पर ही ये मान निर्भर कर रहे हैं। तो एक बार जब आपने PA नॉट ऊपर बनाया है तो आप यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 XB इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, और यहाँ जब आपने PB नॉट ऊपर बनाया है, PA नॉट 0 पर है, तो यहाँ पर XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो एक रेखीय फलन को प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ था, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये हमने पढ़ा था कि राउल्ट का नियम उन विलयनों के लिए जिसमें विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील हो। तो अब हम राउल्ट का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी जो विलय है अब वह हमारा अवाष्पशील है। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में कैसे निकालेंगे कि विलयन A व B दो घटकों से बना है, जिसमें विलय का घटक B अवाष्पशील है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा। देखो B है ही नहीं, B क्या है, अवाष्पशील हो गया, तो जो कुल वाष्प दाब होगा वो सिर्फ A के ऊपर ही निर्भर करेगा, A के आंशिक दाब पे ही निर्भर करेगा।
तो P बराबर हो जाएगा PA, और PA हम जानते हैं क्या होता है, PA नॉट XA। तो P बराबर रखा हमने PA नॉट XA, हम जानते हैं XA प्लस XB इज़ 1, सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। सो P बराबर PA नॉट इस XA की जगह पे ये मान रखा, तो 1 माइनस XB, कोष्ठक को खोला, गुणा किया, PA नॉट माइनस PA नॉट XB। PA नॉट XB को यहाँ लिया तो P इधर आ गया, तो PA नॉट XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट ये वाला माइनस P, चूँकि हम इसको बराबर के उधर ले गए हैं, तो XB को बाहर रखा तो क्या बना, PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट। देखिए बच्चों, ये है शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब। हम जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये P तो अवाष्पशील विलय भी डल गया, इसलिए कम हो जाएगा। तो PA नॉट माइनस P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन जब PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट आ जाता है तो इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम आएगा वो क्या होगा, देखिए, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय के मोल भिन्न XB वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समान होता है। यानी विलय का जो मोल भिन्न है XB वह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, समान होता है। तो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन एवं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, दोनों के लिए आप अच्छे से उसे याद कर लीजिए और इन सूत्रों को लिख लिख के कैसे डिराइव किया उसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।